बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी सेकेंड ईयर, आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 33 डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखा किस तरह से चिक की डेवलपमेंट होती थी। आज हम लोग एक ही लेक्चर में पूरे का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, यानी कि हम समरी देखेंगे कि डेवलपमेंट किस तरह से होती है। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जाइगोट से आगे फर्दर सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है। यानी अगर एक जाइगोट है, फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल होता है, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। ये जाइगोट आगे डिवाइड करना शुरू कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये दो सेल बनते हैं और इस दो सेल से फिर आगे, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, ये मामला चलता रहता है। तो ये जो जाइगोट से सेल बनते हैं, दो चाहे हों, इनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर्स। तो ब्लास्टोमेयर्स आर द फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। उस प्रोसेस को हम लोगों ने क्लीवेज पढ़ा था, जहाँ जाइगोट आगे फर्दर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। बच्चों, देखा ये गया कि 16 सेल स्टेज तक सेल्स जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होती। हम लोगों ने देखा था कि आइडेंटिकल ट्विन्स में जाइगोट जब दो सेल में डिवाइड होता है तो जाइगोट सेपरेट होके एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल उधर भी बनता है, दूसरी साइड पर भी बन जाता है। तो बच्चों, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से शो हुआ है कि वर्टिब्रेट की एवोल्यूशन में जब 16 सेल स्टेज हो, उस वक्त भी अगर एक सेल को अलहदा कर लिया जाए, उसके पास भी एबिलिटी होती है पूरे का पूरा एम्ब्रियो जनरेट करने की, यानी पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी 16 सेल स्टेज तक होती है वर्टिब्रेट्स में, एनिमल्स। लेकिन फ्रॉम 16 सेल्स, 16 सेल से लेकर आगे फर्दर जो सेल होते हैं वो फिर लाइक नहीं होते, बल्कि दीज आर डिफरेंशिएट। वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती हैं? चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। यानी अगर एक ही तरह के सेल्स हों तो बच्चों फिर बोन कैसे बने, फिर आई कैसे बने, फिर लेग कैसे बने, फिर हार्ट कैसे बने। अगर एक ही तरह के सेल हों तो सेल को बोन बनाने के लिए, हार्ट बनाने के लिए, आई बनाने के लिए, मुख्तलिफ तरह के स्टमक्स बनाने के लिए फिर डिफ्रेंशिएट होना पड़ता है, इसलिए सेल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ दीज सेल बिकम डिफ्रेंशिएट। एक सेल से दूसरा सेल तो वो जेनेटिकली सिमिलर होता है, दूसरे से तीसरा भी जेनेटिकली सिमिलर होता है, तो फिर क्यों ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं? वो कौन सी फोर्सेज हैं जिसको डिफ्रेंशिएट कर देती हैं? अब बच्चों, हाउ सेल डिफ्रेंशिएट, इसी पर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं और एक्सपेरिमेंट्स के आंसर हैं डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हुए, और उससे हमें पता चलेगा कि सेल किस तरह से डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से, और इन एक्सपेरिमेंट्स की बेस ये होगी कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इन दोनों का रोल होता है डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में। किस किस का? एक साइटोप्लाज्म का और एक न्यूक्लियस का। इस बात को आप लोगों ने नहीं भूलना। तो बच्चों, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हांस डाइटरिच का। इन 1892 हांस डाइटरिच इसने एक्सपेरिमेंट किया सी अर्चिन के एग पर। अब ये सी अर्चिन क्या है बच्चों? सी अर्चिन एक इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट है, एक फ्लैशी सा स्पाइनी सा ऑर्गेनिज्म होता है। इसका एग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रखता है, या बहुत ज़्यादा आसानी के साथ मिल जाता है, इसलिए इस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसने सैलमेंडर का सी अर्चन का एग जो है वो 2 सेल स्टेज पर लिया। 2 सेल स्टेज का मतलब क्या है? यानी कि इस सेल स्टेज पर लिया, जाइगोट था, जाइगोट से आगे 2 सेल बने थे, इसने 2 सेल स्टेज पर सी अर्चन का एग लिया, और फिर इसने क्या किया बच्चे? इसने उसको एक लाइगेचर के जरिए से बांधा। किस तरह से बांधा? ये देखिए, इसने 2 सेल स्टेज लिया इस तरह करके, इसने यहां पर एक इसके कोई रुकावट लगा दी, यानी इसमें भी मौजूद है न्यूक्लियस और इसमें भी मौजूद है क्या? न्यूक्लियस। इसने देखा कि दोनों सेल को जब आपस में बांध भी दें, यानी कि उनकी रुकावट भी हम क्रिएट कर दें, तो फिर भी क्या होगा? आगे चलकर इस पूरे सेल से एक एम्ब्रियो डेवलप होगा और इस पूरे सेल से एक एम्ब्रियो डेवलप होगा, और ये दोनों नॉर्मल एम्ब्रियोज होंगे, ये एबनॉर्मल एम्ब्रियोज नहीं होंगे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि इस
न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स के पास भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है जो एम्ब्रियो को बना सके, और इसके पास भी इंफॉर्मेशन है जो पूरी की पूरी एम्ब्रियो को बना सके। तो बच्चों, यही हांस डाइसिस का एक्सपेरिमेंट था कि उसने देखा कि अलग अलग अगर सेल्स को कर दिया जाए आया कि वो बना सकते हैं, देखा गया कि वो अपने अपने एम्ब्रियोज को जनरेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर स्पीमैन का एक्सपेरिमेंट है। स्पीमैन का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है हमें बच्चे? स्पीमैन एक साइंटिस्ट है, इसने सैलामेंडर के जाइगोट पर एक्सपेरिमेंट किया। सैलामेंडर एक एम्फीबियन है, ठीक है, जिस तरह फ्रॉग एक एम्फीबियन है। तो सैलामेंडर जाइगोट का मतलब यह है कि इसने एक सेल स्टेज, जाइगोट कितनी सेल स्टेज होता है भाई? जाइगोट एक सेल स्टेज होता है, एक, ये वाला। इसने एक सेल स्टेज ली, और एक सेल में जाहिर सी बात है न्यूक्लियस भी होता है। अब इसी एक सेल को मैं ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूंगा, यानी सैलामेंडर के जाइगोट को थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा। वो चेंजिंग क्या है? वो चेंजिंग मैं ज़रा बड़ी सी करके लिखूंगा बच्चों, ये इस तरह से। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये दो सेल है, नहीं बच्चे, इसने एक सेल को लिया, जाइगोट को लिया, उसमें न्यूक्लियस एक ही है। कितने हैं? न्यूक्लियस एक है सिर्फ और सिर्फ, और उसने इस सेल को सेंटर में एक माइन्यूट लाइगेचर के साथ बांध दिया। क्या किया उसने? माइन्यूट लाइगेचर, ये ऊपर लाइगेचर लिखा हुआ। इसने किया क्या था? ह्यूमन के हेयर से ना, हमारे सर से बाल लेकर इसको सेंटर से एक ही सेल को बांध दिया। किस सेल को? सिंगल सेल को, जिसका नाम जाइगोट है। जाइगोट में न्यूक्लियस एक, जब इसको बांधा एक तरफ साइटोप्लाज्म रह गया, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म रह गया। तो बच्चों क्या होता है, ये जो ए न्यूक्लिएटेड सेल है ना, यानी जिसमें न्यूक्लियस नहीं, इसमें तो कोई चीज़ नहीं बननी, यहाँ से न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। यानी कि सेल डिवाइड करना है न्यूक्लियस, यहाँ से दो सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16। जब ये 16 सेल की स्टेज पर पहुंचता है, वो कहते हैं कि इसने ये जो साइटोप्लाज्म को बांधा था, ये ज़रा टाइटली नहीं बांधा था, बल्कि इसमें थोड़ा सा क्या रह गया? गैप रह गया। जैसे ही 16 सेल स्टेज आती है, वन सेल विल बी मूव टू द ए न्यूक्लिएटेड साइट, ये न्यूक्लिएटेड साइट और ये एक सेल यहाँ पर मूव कर जाता है। कितनी स्टेज में मूव कर जाता है? 16 सेल स्टेज में मूव कर जाता है। और जब 16 सेल स्टेज में भी यहाँ पर सेल्स मूव कर जाता है, तो बच्चे आफ्टर सम टाइम दे विल बी सीन दैट इन दिस केस हेयर अ फुल एम्ब्रियो डेवलप। क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप। और यहाँ पर भी क्या हो जाता है? पूरे का पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। इनके दरमियान वो जो उसने लाइगेचर था वो टूट जाता है, इधर भी पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है और इधर भी पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। देखिए उनका एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है? इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब एक सेल यानी जाइगोट की डिवीजन स्टार्ट होती है और वो 16 सेल स्टेज तक पहुंचता है, तो 16 सेल स्टेज में से भी ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए से दूसरी जगह पर अगर चला जाए ए न्यूक्लियट वाली साइड पर, तो इसके पास भी ऐसा मटेरियल होता है जो पूरे का पूरा नॉर्मल एम्ब्रियो क्रिएट कर दे। ओके, हो गया, डन। अब दूसरे नंबर पे बच्चों इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, स्पीमैन ने किया और सैलामेंडर पे ही किया। लेकिन भी बच्चों इसका जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था, उसने फिर पिछले वाले एक्सपेरिमेंट को आपने ज़हन में रखना है कि एक ही सेल है। कितना? एक ही सेल है। उस एक ही सेल को उसने सेंटर से बांध दिया। क्या कर दिया? एक ही सेल को उसने सेंटर से बांध दिया, और इनके दरमियान भी थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक गैप है, जिसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही होगी, ये रेड वाली, इसका नाम है इट्स अ ग्रे क्रीसेंट। क्या है भाई? ग्रे क्रीसेंट। अब ये ग्रे क्रीसेंट क्या है बच्चे? ये ग्रे क्रीसेंट, हम सैलामेंडर की बात कर रहे हैं, सैलामेंडर एम्फीबियन है। एम्फीबियंस में, फ्रॉग में, सैलामेंडर में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक मादा आ जाता है जिसका नाम है ग्रे क्रीसेंट। ग्रे क्रीसेंट बेसिकली किधर पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियस में नहीं है। और देखा ये जाता है कि ये जो ग्रे क्रीसेंट है, ये एक बच्चों
साइटोप्लाज्मिक डेटर्मिनेंट है। क्या है? ग्रे क्रिसेंट क्या है? एक पिगमेंट फ्री एरिया, और इसका दूसरा नाम है इट्स अ साइटोप्लाज्मिक डेटर्मिनेंट। साइटोप्लाज्मिक डेटर्मिनेंट यानी कि साइटोप्लाज्म में मौजूद ऐसा पिगमेंट फ्री एरिया जो डेटर्मिनेशन करे। अब किसकी डेटर्मिनेशन करे बच्चों? यही तो हमारा टॉपिक है। हमने स्पीमैन का अनदर एक्सपेरिमेंट देखना है जिसमें एक ही सेल है, उसको कस के बांध दिया है, एक साइड पर न्यूक्लियस रह गया, उसको न्यूक्लिएटेड पार्ट, दूसरी साइड पर कोई न्यूक्लियस नहीं बल्कि वहां पर ग्रे क्रिसेंट या फिर साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा है जिसका मतलब जिसको हमने ए न्यूक्लिएटेड पार्ट। बच्चों हुआ फिर वैसे ही कि सेल डिवाइड करना शुरू कर गए। सेल डिवाइड करते करते जब 16 स्टेज पर पहुंचे, पीछे वाला एक्सपेरिमेंट ही है सारा, जब 16 स्टेज पर पहुंचे तो 16 स्टेज पे जाके एक सेल इधर को मूव कर गया और यहाँ भी कंप्लीट एम्ब्रियो बना, यहाँ भी कंप्लीट एम्ब्रियो बना। नहीं समझ आई? जिस तरह हमने पहले देखा था कि बच्चों यहाँ पर भी कंप्लीट एम्ब्रियो और यहाँ पर भी कंप्लीट एम्ब्रियो, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ? इस दफ़ा थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो बना था, कहाँ पर? जहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद था, न्यूक्लिएटेड साइड पर न्यूक्लियस जहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर बनने वाला जो एम्ब्रियो था बच्चे वो एबनॉर्मल था। वहाँ पर बनने वाला एम्ब्रियो जो था वो क्या था? एब नॉर्मल था। और दूसरी साइड पर जहाँ पर न्यूक्लियस था ही नहीं लेकिन एक सेल चला गया, सेल का मतलब होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो बच्चों एम्ब्रियो था वो क्या था? नॉर्मल एम्ब्रियो था। ये एम्ब्रियो क्या है? नॉर्मल। अब देखो कि जो न्यूक्लिएटेड साइड है वहाँ पर नॉर्मल एम्ब्रियो होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया? एबनॉर्मल। जो ए न्यूक्लिएटेड साइड थी वहाँ पर एबनॉर्मल। सोचने में तो यही आता है कि वहाँ पर एबनॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर है नॉर्मल। अब क्या चीज़ समझ में आती है? शाबाश बच्चों, बिल्कुल ये वाली चीज़ जो ए न्यूक्लिएटेड तो है लेकिन इसमें कौन सी चीज़ मौजूद है? ग्रे क्रिसेंट। ये न्यूक्लियस तो रखती है लेकिन इसमें ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं। यानी साइटोप्लाज्म पूरे का पूरा एक सेल था, उस पूरे सेल में ग्रे क्रिसेंट था और न्यूक्लियस था। इस तरह करके बच्चों ये जब उसने स्पीमैन ने नहीं बांधा था तो ये एक सेल था, इसमें न्यूक्लियस भी था और इसमें ग्रे क्रिसेंट भी था। जैसे ही उसने इसको बांधा, सेंटर से बांध दिया, तो ये ग्रे क्रिसेंट इस साइड पे आ गया और ये न्यूक्लियस इस साइड पर चला गया। अब ये जो ग्रे क्रिसेंट है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक डेटर्मिनेंट बोल रहे हैं बच्चों, ये कोई आम सा मादा नहीं होता बल्कि ये सैलमेंडर में नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से पता ये चला कि जहाँ पर न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वहाँ पर साइटोप्लाज्म भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में मौजूद है ग्रे क्रिसेंट। ग्रे क्रिसेंट बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो डिटरमिनेट्स करता है साइटोप्लाज्मिक। अब होता क्या है बच्चों? ग्रे क्रिसेंट की एनाटॉमी क्या है या क्या होता है? सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के, अगर ये सेल है ना पूरा, इसके साइटोप्लाज्म को हम देखें तो साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी होती हैं जो फ्यूचर में सेल को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती हैं। जैसे अगर आप लोग अपनी बच्चों लिप्स पे भी सेल हैं, ठीक है, लिप्स पे भी सेल हैं, अगर आप उसमें देखो उसमें टांगों को पैदा करने वाला क्रोमोसोम मौजूद है। आपकी जो टांगें हैं उसमें लिप को पैदा करने वाला क्रोमोसोम मौजूद है। कितनी अजीब कुन बात है। यानी हमारी बॉडी में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनमें जीनोम सेम है, उनमें जीनोम सेम है, 46 के 46 क्रोमोसोम सेम है जो जाइगोट में थे, लेकिन यहाँ पर स्विच ऑन स्विच ऑफ का मैकेनिज्म है। यानी कि लिप्स वाले सेल्स में लिप्स वाले जो सेल्स हैं उनको ड्यूटी ही ये दी जाती है कि आपने लिप्स बनाने हैं, और लेग्स वाले जो सेल हैं उनको ड्यूटी ही ये दी जाती है कि आपने लेग बनानी है। बच्चों में आपको ज़्यादा समझाने के लिए, मतलब कि अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के जरिए से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म मैं कह रहा हूँ कि इसमें मुख्तलिफ तरह के हिस्से होते हैं जिनको हम साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स कहते हैं। यानी कि इन हिस्सों के जो असरात हैं वो पड़ते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन पे। एक ये हिस्सा है ब्लैक है और एक हम बना लेते हैं रेड सा हिस्सा बना लेते हैं,
ठीक है, आपको समझाने के लिए ये 2 हिस्से काफ़ी होंगे। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्या होता है अभी, न्यूक्लियस होता है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस न्यूक्लियस के पास 2 जीन्स हैं। क्या है, इस न्यूक्लियस के पास 2 जीन हैं। एक जीन नंबर 1 है जिसने बनाना है भाई बोन, एक जीन नंबर 2 है जिसने बनाना है मसल्स। समझ आ रही है कि न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन सारी की सारी डीएनए में मौजूद होती है, और डीएनए में 2 जीन हैं, एक बोन को बनाने वाले और एक मसल्स को बनाने वाले। अब होगा क्या कि जैसे ये एक सेल रहेगा, हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये बोन बनाए, साइटोप्लाज्म में पड़ा ऐसा सिग्नल है जो बोन बनाए, और ये ऐसा सिग्नल है जो मसल बनाने में हेल्प आउट करे। लेकिन अगर सेल डिवाइड हो, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो, तो फिर क्या होगा, यानी एक सेल और 2 सेल डिवाइड हो जाए। आपको पता है कि सेल ने तो डिवाइड होना होता है। जैसे ये एक सेल है, इसने डिवाइड होना है, इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा रह जाएगा, इसने डिवाइड होना है, साइटोप्लाज्म और छोटा रह जाएगा, इसने डिवाइड होना है, साइटोप्लाज्म और छोटा और छोटा। यानी ये सेल इस तरह से डिवाइड हुए कि इन दोनों में न्यूक्लियस तो सेम आया, इन दोनों में न्यूक्लियस सेम आया, यानी कि इसमें भी वही न्यूक्लियस, इसमें भी वही न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस, बोन और मसल सेल का। ये बोन को बी से, मसल्स को एम से, बी एम। अब न्यूक्लियस तो सेम डिवाइड हुए, लेकिन साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। ये ब्लैक यानी बोन वाला हिस्सा जो है वो किधर चला गया, वो सेल नंबर 1 के पास चला गया। बच्चों समझना है, कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ पर चला गया। और मसल सेल वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पे आ गया। अब क्रोमोसोम 46 हैं, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ पर रेड शो टू मसल्स। रेड ने किसकी फॉर्मेशन करवानी है, मसल की फॉर्मेशन करवानी है। तो रेड वाला जो साइटोप्लाज्म में एरिया मौजूद है, जिसको साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट यहाँ पर स्विच ऑन कर देगा किसका, मसल सेल का, और बोन वाले सेल को ऑफ कर देगा। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट बनेगी वो मसल सेल बनेगा। और इसी नतीजे में इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर बोन बनाने वाला मौजूद है सिग्नल, साइटोप्लाज्म में बोन बनेगी और मसल जो है यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा और यहाँ से बोन सेल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से सेल डिफरेंशिएशन होती है। अब बच्चों कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि बोथ आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। बोथ मतलब न्यूक्लियस भी नेसेसरी होता है और न्यूक्लियस के स्विचेस पड़े होते हैं किधर, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स या फिर उनको हम मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, ये साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं स्विच, जो न्यूक्लियस में जाके न्यूक्लियस को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। क्रोमोसोम सेम है, 46 के 46 सेल्स सेम, 46 के 46 क्रोमोसोम सेम्स, चाहे ट्रिलियंस ऑफ सेल हों, लेकिन उनके जो स्विच हैं, जिस तरह घरों में स्विच होते हैं, उनके स्विच पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म ने बताना है आंख वाले सेल को कि तुमने रेटिना बनानी है, इसने बताना है मसल सेल्स को कि तुमने मसल्स बनानी है, इसने बताना है ब्रेन सेल्स को कि तुमने न्यूरॉन्स बनानी है, इसने बताना है बच्चों सारी की सारी सेल्स की ड्यूटी है। तो पता ये चला कि न्यूक्लियस तो अपनी जगह पे सही, लेकिन साइटोप्लाज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यही 2 एक्सपेरिमेंट्स से कंक्लूजन निकला है कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर बोथ इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द डेवलपमेंट। तो बच्चों ये हमारा बेसिकली ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट है। ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।